हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ाई करी थी नीति, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बातें करी थी। और हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पढ़ रहे थे वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे थे। स्टीरियो में हमने बात करी थी पंडित जी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बदल रहा है, जो मॉलिक्यूल से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, मॉलिक्यूल में जो कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, अगर उनका ओरिएंटेशन बदलेगा तो उसकी वजह से उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस में चेंजेस आएंगे। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, पंडित जी तो वही हैं, लेकिन पंडित जी का यूज जो है डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? घर वाले इनको रामू काका समझते हैं, चल मैं पानी लेके आ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? दोस्त कुछ और समझ रहे हैं, कोई और कुछ और समझ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्योंकि है तो पंडित। इसी तरीके से इसी कड़ी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की ही बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल इज समवेयर रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। आप लोगों ने पूरी की पूरी 2 यूनिट पढ़ी है, 1 यूनिट पढ़ी है इसके ऊपर ऑप्टिक्स का, जिसमें 2 बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़े हैं। ऑप्टिक्स इज समवेयर रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिक्स इज समवेयर रिलेटेड टू लाइट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? सबसे पहले एक बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो हर डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको ज़्यादा पता होगा, डी ब्रोगली बताए हैं कि वो जो लाइट है वो रेडिएशन है और वो वेव के जैसा भी है और पार्टिकल के जैसा भी है, तो वो वाइब्रेशंस होते हैं। तो एक बल्ब से जो लाइट निकल रही है उसके 3 डायमेंशनल वाइब्रेशंस होते हैं, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप वीडियो लेक्चर देख के आप कोई चीज़ समझ पा रहे हैं तो आप कम दिमाग के हैं, आपका इमेजिनेशन खत्म हो चुका है और वही चीज़ किया जा रहा है, आपने सोचने की शक्ति को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। जो बिजनेस मॉडल्स आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ को जल्दी समझ लेना जरूरी नहीं होता, अपनी समझ से उस चीज़ को समझना जरूरी है। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल के गए हैं कि भाई नॉलेज तो ठीक है, लेकिन नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? इमेजिनेशन। क्योंकि वही ट्रेन चल रही थी, आ रही थी, जा रही थी, किसी ने नहीं सोचा कि आ रही है तो टाइम कुछ और है, जा रही है तो कुछ और है। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा और फिर न्यूटन पे सवाल करा उसने कि अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो ये हो जाएगा, उस स्पीड से चलेंगे तो ये हो जाएगा, और लाइट की स्पीड से चलोगे तो टाइम ट्रेवल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है और इमेजिनेशन खुद से इमेजिन करिए। समटाइम्स आपका इमेजिनेशन गलत भी होगा, लेकिन अब धीरे धीरे जब उसकी समझ डेवलप होगी तो उससे बड़े बड़े इन्वेंशंस होंगे। अब ये नहीं कि कोई चीज़ समझ नहीं है तुरंत वीडियो डाल के देख लिया, दिमाग पे जोड़ ही नहीं डाला। दिमाग पे प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग पे अगर प्रेशर हैंडल करने की अगर कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो दिल का प्रेशर भी हैंडल कर पाओगे। बात समझे ना? गहरी बात कर दी है, तो बहुत गहरी बात पंडित जी। तो कोई भी बल्ब से जो लाइट निकलती है वो एक अनपोलराइज लाइट, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस 3 डायमेंशनली हर जगह होते हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे मैं इस पे बना रहा हूँ एक अनपोलराइज लाइट को, तो अब आप इसमें, क्योंकि ये बोर्ड हमारा 2D में है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये 3D में। ये लाइट के वाइब्रेशंस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो जैसे कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर था ना, हर डायरेक्शन में से दाग से थे, फिर उसने दाग लगा दिया इमेजिन, ठीक है? तो इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और ये हैरी पॉटर वाला तो बोर्ड है नहीं कि जहाँ ये इमेजेस चल रही है, ठीक? तो अनपोलराइज्ड लाइट है ये। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को अगर हम लोग पास करते हैं किससे? निकोल प्रिज्म से। किससे पास करते हैं? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म जो है वो बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे जेई मेंस काम कर रहा है, कि एक पर्टिकुलर परसेंटाइल के बच्चे जेई एडवांस देंगे और बाकी अपने घर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो निकोल प्रिज्म क्या करता है कि इसके सारे जितने बहुत सारे वाइब्रेशंस जो हैं उनको ब्लॉक कर देता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के वाइब्रेशंस को आगे बढ़ने देता है।
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन को क्या करने देता है, आगे बढ़ने देता है। जैसे मान लीजिए एक ये है कि वाइब्रेशंस ऐसे हो रहे हैं या फिर वाइब्रेशंस ऐसे हो रहे हैं, इनको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अभिनव, पीपीएल कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी से मिलने के बाद किसी के प्रति पोलराइज हो जाना, तो एक पर्टिकुलर प्लेन के प्रति पोलराइज हो गए। अभिनव को अब कुछ नहीं दिखता क्योंकि ये पोलराइज हो गया है। एक प्रति वही है जो सही बात है, वही है जो है, तो ये एक प्लेन के प्रति पोलराइज हो गया। दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। इज दैट क्लियर? अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम लोग सुशील कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से पास करते हैं, और इन मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, इन मॉलिक्यूल को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये क्षमता है कि ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, और अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इसे हम लोग प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अब जैसे मैं रोटेटरी मैंने नहीं लिखा लेकिन बोला है तो लिख लेना तुम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और अगर इसी को ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक। और इन मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है, और इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। है कि नहीं? अब आदित्य पांडे कह रहे हैं कि ठीक है ये सारी बातें सही हैं, क्यों है, क्या जरूरत है सब पढ़ने की? भाई कोई मॉलिक्यूल है वो लेफ्ट राइट कर रहा, हमें क्या लेना उससे, है कि नहीं? पांडे जी ने ये कहा, पांडे जी तो जानते हो गंवार आदमी ऐसी बातें कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर रहे हैं ना, उससे इनके एप्लीकेशंस बदल जा रहे हैं। कि लेफ्ट साइड शिफ्ट करने वाले का कुछ अलग एप्लीकेशन है और राइट साइड शिफ्ट करने वाले का कुछ अलग एप्लीकेशन है। और दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। इज दैट क्लियर? इसीलिए फिर हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक। अब हम लोगों को ये समझना है कि आखिर ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं कौन है ये लोग, है कि नहीं? मीम चलो, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और ये वाला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब हमारे पास अगर लैब होगी, एक्सपेरिमेंट करने का चांस होगा तो कर लेंगे। अब हम एक पेपर में जाकर एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, 4 नंबर के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 3 घंटे उसी में निकल के 4 नंबर ही आए टोटल 1% आए लेंगे। तो हमें उसकी थ्योरी समझनी पड़ेगी। हमें रिसर्च कर दिया है, साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बताया है कि आखिर वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी होती है उनके वो कैसे होते हैं देखने में। तो उनमें वो मॉलिक्यूल जिनके पास कायरल कार्बन होता है, जिनके पास क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, वो क्या होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। या ये कहें कि वो मॉलिक्यूल जिनका मिरर इमेज जो होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, मिरर के इमेज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, वो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर आगे बताओ। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास कायरलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर those molecules which have chiral carbon, या कायरल को क्या कहा जाता है, असिमेट्रिकल कार्बन, असिमेट्रिकल कार्बन। अब होते क्या है ये लोग असिमेट्रिकल कार्बन, कि एक कोई कार्बन होगा उससे एसोसिएटेड जो एटम या ग्रुप जुड़े होंगे वो जो होंगे वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग
CHO OH H CH3। तो देखिए आप यहाँ पर कार्बन लगा हुआ और इससे आपका ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये पूरा ग्रुप अलग है। तो ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा? कायरल कार्बन। ये कार्बन जो होगा क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इनके अंदर वो होती है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल इसका क्या मतलब होता है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई मिरर है और इस मिरर का इस पेन के लिए, मान लो ये हमारा पेन है और इसकी मिरर बना है, ठीक है। तो जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो आप ये देखोगे कि इसका मिरर इमेज जो है वो क्या है? सुपर इम्पोजेबल। अगर इसको, अब सुपर इम्पोजिबिलिटी कैसे देखेंगे कि इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखते हो तो पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है। अगर कवर हो जा रहा है तो ये सुपर इम्पोजेबल है। जैसे कि अगर ये है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का अगर मिरर इमेज लेते हैं, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में अगर मिरर रखोगे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। मिरर, प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि जो पॉइंट जहाँ पे होता है वहीं पे भेज देता है और ये वर्चुअल इमेज देता है। ये बनाता जो है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो पंडित जी अगर आप बढ़िया तैयार होकर कहीं जा रहे हैं और मिरर इमेज में अब आप अपना चेहरा जो है प्लेन मिरर में देख रहे हैं और खुश हो गए, वाह वाह मैं क्या लग रहा हूँ, सब कुछ वर्चुअल है। बहुत गहरा जोक था ये, ठीक है। लड़कियों पे मैंने नहीं दिया, फिर लोग समझेंगे फेमिनिस्ट नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये देखो, ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। लेकिन अगर इनको उठाकर ऐसे रखते हो तो ये क्या है? सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रहा। ये चार उंगलियां तो मिल रही है लेकिन अंगूठे नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये क्या हो गया? अब जैसे कई गंवार बच्चे होंगे कहेंगे ऐसे मिला दो, तो ऐसा मिलाने का मतलब मिरर इमेज नहीं हुआ। अब मिरर इमेज जो होगा वो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं करना, तो मिरर इमेज थोड़ी नहीं हो पाएगा। अब जैसे देखो विजयनगर वाला ऐसा सोच रहा है, जैसे कि ये CHO है, ये OH है, ये H है और ये CH3 है। अब इसका अगर हम लोग सुशील मिरर बनाए, मिरर इमेज बनाए, तो आप देखोगे, आपने तो भैया जेई में सवाल भी करे हैं मिरर इमेज के, आपने और हार्दिक ने करे होंगे। बात समझ में? अब देखो OH जितना करीब है यहाँ से उतना ही करीबी है। अब इसको उठाओ, इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो H के ऊपर OH आएगा और OH के ऊपर H आएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। दोनों के दोनों क्या हैं? अगर ये D है तो ये L है, ये अगर प्लस है तो ये क्या है? ये अगर प्लस है तो ये क्या है? माइनस। और ये प्लस और माइनस है और D और L जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होगा। हम लोग बोर्ड पे किसी को भी D किसी को भी L लिख सकते हैं। अगर हमने उस चीज़ को पढ़ रखा है कि एग्जैक्टली यही वाला D है तो फिर लिख सकते हो। अदरवाइज आप किसी को भी D लिख दो, किसी को भी L लिख दो। देखिए एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स वो मॉलिक्यूल्स एनेंशियोमर्स कहलाएंगे जब उनका मिरर इमेज क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल। जब उनका मिरर इमेज क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। टू मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तो नहीं होंगे, पहले समझ लो। जैसे कि मान लो कि अभी हमने जो लिया था एग्जांपल, वो ग्लिसरल एल्डिहाइड का लिया था। अगर आपको याद हो तो ग्लिसरल एल्डिहाइड वो मॉलिक्यूल है
जो इसको रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया गया था डी और एल फॉर्म बनाने में, डी और एल फॉर्म बनाने में। तो अगर आप ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को देखोगे तो CHO OH H और CH2OH, ठीक है। और आपका ये हो गया, हाँ वो CH3 लगा दिया था मैंने, ये है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। तो अगर आपका OH इधर आएगा, हाँ मिरर इमेज बनाना है तो यहाँ पर मिरर लगा दीजिए, और मिरर लगाने के बाद OH इधर है, H इधर है और CH2OH इधर, CH2OH इधर। अब देखिए ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। अगर ये आपका D है तो ये L है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस are called enantiomers, और जो enantiomers होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। देखिए रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर जो है किस रिएक्शन में बनते हैं आगे, कौन सी रिएक्शन है जिसमें रेसमिक मिक्सचर बनता था, SN1। वेरी गुड, SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता था, याद रखिएगा। SN1 में रेसमिक मिक्सचर क्यों बनता था, क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन था। और कार्बोकेटाइन जो होते हैं, पंडित जी ध्यान दो इधर, कार्बोकेटाइन पे रेसमिक मिक्सचर इसलिए बन रहा था क्योंकि कार्बोकेटाइन ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, वो एक प्लेन में होते हैं, उनमें अटैक दोनों साइड से हो सकता है। तो जब अटैक दोनों साइड से होगा तो इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा। और जो इन्वर्जन और रिटेंशन होता है बिंदु, वो 50-50% होता है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो इनेंशियोमर्स थे उनके मॉलिक्यूल्स जो थे वो इक्वली मोलर हो, इक्वली मोलर का मतलब 50-50% हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसे, जैसे अभी अभी बताया हमने कि CHO OH H CH2OH, तो इसका मिरर इमेज जो बना वो आपका ये बना OH H CH2OH। तो किसी सॉल्यूशन में ये 50% हो और ये 50% हो, तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। रेसमिक मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। क्या होता है, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, ठीक है। और 50% इसको रिप्रेजेंट किया जाता है DL से, या इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस माइनस से, दोनों एक साथ, प्लस माइनस दोनों एक साथ, क्योंकि 50% प्लस वाला है या D वाला है और 50% नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला है, तो जो L वाला है। अब होता क्या है कि जो ये मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि अगर ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा तो ये क्या करेगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा। तो जो मॉलिक्यूल पहले ऐसे जा रहा था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसे हुआ, फिर दूसरे वाले ने ऐसे कर दिया वापस, तो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। इसीलिए रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे कि हम बात करते हैं टार्टरिक एसिड की, ये है हमारा टार्टरिक एसिड, दैट इज C डबल बॉन्ड OH OH H H OH। यार बातें मत करो, फिर देखो बेइज्जती करूंगा, फिर कैमरे पे अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ने आए पढ़ लो। ये है हमारा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड।
अब टार्टरिक एसिड में एक मॉलिक्यूल को ऐसा बना सकते हो, इसी का आप मिरर इमेज बना सकते हो जी। तो मिरर इमेज जो होगा वो ये होगा OH H H OH और C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट और सेकंड। ये इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज आएगा। दिस इज मिरर इमेज, दिस इज मिरर इमेज, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता था कि दोनों OH एक ही साइड होते, उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं लाइक दिस, दिस इज OH OH H H C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान दीजिए, अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखोगे, थर्ड वाले को देखोगे, तो इसमें अगर आप यहां पर एक लाइन बना देते हो, तो इस लाइन के अराउंड जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे क्या बोलते हैं POS। तो जब किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर से सिमेट्री हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कहलाते हैं वो मीसो कंपाउंड कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, मीसो कंपाउंड कहलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए सुशील क्या है कि जो मीसो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर ऊपर वाला पार्ट क्लॉकवाइज जा रहा है तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एज इट इज पास करने देगा, एज इट इज पास करने देगा। अब देखिए, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं तो सुशील वो क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। वो क्या है, डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। डाइस्टीरियोमर्स कौन से होते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, जो मिरर इमेज नहीं होते। अब जो कौन, मॉलिक्यूल ही होंगे, नहीं होते। जो मिरर इमेज नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं। अब एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देने वाली बात है कि डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, ज्योमेट्रिकल वाला भी शो करता है। तो इसमें GI प्लस OI दोनों शो होता। कैसे, ध्यान दो, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया। तो ये ट्रांस हो गया और इसी का अगर सिस बना हो गया, दिस इज CH3H CH3H, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। तो ट्रांस और सिस जो होते हैं वो क्या है, वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ये भी क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स। और इसको याद कैसे रखेंगे, इसमें बात हो रही है स्टीरियो की, और स्टीरियो में GI और OI दोनों होता है। स्टीरियो में GI और OI दोनों होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो मिरर इमेज नहीं होंगे, मिरर इमेजेस जो नहीं होंगे वो क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। इसमें आगे देखो, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। वो एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। और पहला और दूसरा एक दूसरे के इनेंशियोमर्स है। पहला और दूसरा एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स है, क्योंकि वो ऑप्टिकली वो क्या है, मिरर इमेजेस है। वो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस। देखिए ध्यान दीजिए, इराइथ्रियो बेसिकली क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। याद हो अगर आप लोगों को, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर ने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया खड़ी लाइन बड़ी लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल से। जैसे टार्टरिक एसिड को ले लो, तो टार्टरिक एसिड को जो मैंने लिखा था कुछ ऐसे था। याद ये रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल के लिए बताया गया है जिसमें दो कायरल सेंटर, जिसमें मिनिमम क्या होना चाहिए, दो कायरल सेंटर होना चाहिए। दो कायरल सेंटर इसमें है, ठीक है। अब दो कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स, दो कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड में हो, तो इनको हम लोग इराइथ्रियो बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इराइथ्रियो। जैसे कि दोनों के दोनों OH जो है वो एक ही साइड है,
दोनों के दोनों OH जो है वो क्या है, एक ही साइड है, तो इनको क्या बोलते हैं, इराइथ्रो बोलते हैं। और ये दोनों कायरल सेंटर है। कैसे कायरल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा अलग है। पंडित जी समझ में आ रहा है, पांडे जी इसमें देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ठीक है। चुलबुल पांडे तो नहीं हो, उनको नहीं आएगा ना, बात समझ में आएगी नहीं आएगी। अब अगर यही, यार गलत बात है, भाई के फैन से पंगा नहीं, हाँ फिर फॉर्म हाउस ही ले जाएंगे। ये देखो, अब क्या है, अगर यही सिमिलर ग्रुप अपोजिट हो जाते हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं, थ्रियो कंपाउंड्स बोलते हैं। इनको हम लोग थ्रायो और थ्रियो जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा वो बोलते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत हमें जब पड़ेगी, जब वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते थे कि सिस हो और सिस एडिशन हो रहा हो तो मीसो बनता है, और मीसो क्या होगा, इराइथ्रो। मीसो क्या होगा, तो कई बार सवाल पेपर में पूछा जाता है तो सीधे ना पूछ के ऐसे पूछ दो। तो आपको ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर है इन एंजियोमर्स का, जो मिरर इमेजेस होते हैं ना उनके, ये एक नॉमेनक्लेचर है कि अगर दो कायरल मॉलिक्यूल्स, ये भी कायरल है, में जो सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसे इराइथ्रो बोलेंगे, अपोजिट साइड है तो थ्रियो।